क्या आप जानते हैं कि आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आप कंपनी के सीईओ, आप कंपनी के सीएफओ या सीटीओ, या अभी आपने रिसेंटली एज ए इंटर्न ज्वाइन किया है, हर एक का डिज़ायर यही होता है कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को, मैं अपनी पर्सनैलिटी को और मैं अपने पूरा बीइंग एज ए प्रोडक्ट माई सेल्फ, हाउ आई कैन शो केस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, कि लोग मुझे प्रमोट कर सकें और जो पोजीशंस जिनके लिए मैं डिजर्व करता हूँ मैं उस पोजीशन को गेन कर सकूँ। सो इस चीज़ को जानने के लिए जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग समटाइम्स हम लोग फील करते हैं कि मैं तो ये पोजीशन डिजर्व करता था टीम लीड की, लेकिन कंपनी ने मुझे इस साल प्रमोट नहीं किया, या मैं तो इस वक्त मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स या मैं मैनेजर फाइनेंस की पोजीशंस को और डायरेक्टर फाइनेंस की पोजीशन को डिजर्व करता था, लेकिन कंपनी ने मुझे नहीं प्रमोट किया। तो उसके पीछे कभी हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स करती है कि दीज आर द एक्सीलेंस पैरामीटर्स दैट एवरी इंडिविजुअल शुड हैव फॉर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। सो आज की किताब जिसका टाइटल है बीइंग एक्सीलेंट एट एनीथिंग, रिटन बाय जीन गोम्स की बुक समरी मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूंगा। और ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। व्हेन आई वाज जस्ट लुकिंग एंड थिंकिंग अबाउट दैट विच बुक आई सपोज टू बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई थिंक दैट दिस इज द परफेक्ट टाइम। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग दीज डेज। रिसेशन के दौर के अंदर हर कोई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है और हर एक यही जानने की कोशिश में है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की कॉल्स क्यों नहीं आती, एचआर की कॉल्स नहीं आती मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को भरपूर तरीके से मैंने पिच किया था, लेकिन फिर भी मैं इस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर पाया। और इस बुक के अंदर यू विल बी एबल टू गेट एग्जैक्टली नो कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हर एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप अपनी सोशल लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम में आप इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर सफ़र कर रहे हैं और एक वाइफ अपने हस्बैंड को एक एक्सीलेंट हस्बैंड के तौर के ऊपर देखना चाह रही हैं, और एक पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सीलेंस के रूप के अंदर देखना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ विल बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ मार्केट। सो ये बुक बेसिकली हर क्राइटेरिया को मीट कर रही है और इस बुक की एब्स्ट्रैक्ट यही है कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिनको आप फोकस करके यू विल बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो चलें हम स्टेप बाय स्टेप इस बुक की समरी को प्रेजेंट करते हैं and discuss that what are the things which we need to improve ourselves now. So let's discuss the chapter number 1, अपने डिटर्मिनेशन और अपने गोल्स की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करना। इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने बेसिकली ही प्रेजेंटेड द 3 मेन पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट बेसिकली विच एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि एक आपके मकसद का सेट करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, मकसद का तयन करें। इस पॉइंट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं 2 भाइयों की एग्जांपल के साथ। एक घर में 2 भाई, एक भाई जो था जिसका नाम एलेक्स था वो बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता था चीज़ों के ऊपर, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता था, अपनी उसने टाइम की स्लाइसिंग की होती थी और अपने टाइमली वक्त के ऊपर खाना खाना, वक्त के ऊपर ब्रेकफास्ट करना। और जो दूसरा ब्रदर था वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करता था। अगर वो नेटफ्लिक्स के ऊपर बैठा हुआ है तो सारा सारा दिन वो नेटफ्लिक्स की वीडियोस को ही वॉच करता जा रहा है और टाइम को जब भी उसका दिल करता वो कभी पढ़ने बैठ जाता, जब कभी दिल नहीं करता तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम। एट द एंड जब दोनों भाई अपनी फील्ड में मार्केट में जब अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करके जब गए तो एक भाई को जो कि हमेशा बड़ा डिसिप्लिन में रहता था, उसका गोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट रहता था कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, मैंने ये वाली अपॉर्चुनिटी को अचीव करना है। और वो जो भाई था उसको बेसिकली बहुत ही अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अपनी डिज़ायर इंटरव्यू में जब वो अपीयर हुआ सो ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। एंड एन अदर ब्रदर जो कि अपना टाइम वेस्ट करता था, उसने बेसिकली अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से अपने कैरियर के इनिशियल फेजेस के अंदर ही वाज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम एंड एनर्जी नाउ। एंड व्हाट एग्जैक्टली द एंड रिजल्ट विल कम कि वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होता रहा। इस पॉइंट से हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा उस चीज़ के लिए
पॉइंट नंबर 2 के ऊपर ऑथर फोकस करते हैं कि आपका अज़म भी मजबूत करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका गोल सेटिंग ही है। तो आप कभी भी अपनी गोल को आप अपने डिटर्मिनेशन के साथ आप अचीव ही नहीं कर सकते। और इसी के अंदर ही इस चैप्टर में ऑथर ने पॉइंट नंबर 3 भी एक्सप्लेन की है कि आपके गोल के बगैर आपके काम करने के क्या क्या आप लोगों को नुकसान फेस करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा हमने डिज़ास्टर यही देखा है इस एग्जाम्पल के अंदर, दो भाइयों की एग्जाम्पल्स में, कि एक भाई जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, he will be moving towards his destination with full of hard work, smart work, and plus he was using the approach for time slicing. Time slicing की approach इस बुक के अंदर एक्सप्लेन करने का पर्पस यही है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करें। सबसे पहले जो फर्स्ट और आपका जो मॉर्निंग के अंदर है, द मोस्ट क्रिटिकल टास्क यू सपोज टू बी completed first, and then you can proceed with further easy work later on towards the day now. इस चैप्टर के अंदर ऑथर आपको अनदर एक्सप्लेन करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल को, कि एक तालिब इल्म था जो डॉक्टर बनने का बेसिकली ड्रीम रखता था, और इसने अपने इस गोल को किस तरह वाज़ेह तौर के ऊपर इसने उसको सेट बैक किया। हर वक्त दिन में उठते बैठते चलते फिरते, रात को सोने के वक्त ही वॉज ऑल द टाइम्स हैविंग द विजुअलाइजेशन इन हिज माइंड दैट आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। और ना कि सिर्फ वो विजुअलाइज करता था, बल्कि उसके लिए स्ट्रेटजाइज होके इम्प्लीमेंटेशन भी करता था, एक्शंस भी परफॉर्म करता था, और दिन रात उसने अपनी पढ़ाई के लिए डिफरेंट टाइम स्लाइसिंग की हुई थी। 4 hours आई विल बी स्टडी फॉर दिस कंटेंट, the next 2 hours I will take some break, and then if I will come back in the evening I supposed to be spending some more 3 hours for a particular area now. और कभी भी उसमें की फैमिली के अंदर जो भी कोई शादीज वगैरह के फंक्शंस होते थे या कोई किटी पार्टीज होती थी, ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम एंड एनर्जी, और उनसे बहुत ज़्यादा वो अवॉइड करता था। उसके पेरेंट्स हर वक्त कहते थे कि आओ आज हमने शादी के ऊपर जाना है, बट ही ऑल द टाइम्स वेरी पोलाइटली and humbly he was refusing के mama baba I need to complete my study first now, so please I apologize for this thing. इस चीज़ से हमें at the end क्या रिजल्ट निकलता है कि इस स्ट्रेटजाइज करने से, कंटिन्यूस वर्कआउट करने से उस तालिब इल्म ने अपनी फर्स्ट पोजीशन अपने कॉलेज के अंदर हासिल की, मेडिकल कॉलेज में, और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड इन द ईयर उसने हासिल किया। तो अगर आपका भी माइंड में कोई ऐसा गोल जब तक नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स नाउ। चैप्टर नंबर 2, अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करें और उसके बारे में अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करें। इस चैप्टर के अंदर ऑथर एक्सप्लेनिंग कि टाइम की इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो अपनी प्लानिंग जिनकी अच्छी होती है, दे आर गेटिंग सम गुड रिजल्ट्स, और उनको अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने का बहुत ही अच्छा फन होता है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ऑथर एक्सप्लेनिंग द 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर फर्स्ट, आपके टाइम मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए। नंबर सेकंड, आपको अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए कि विच टास्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइम बीइंग, उसकी आप लिस्ट प्रिपेयर करें, डिफाइन करें कि इसमें से क्रिटिकल कौन सा है, इसमें से अर्जेंट कौन सा है, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कौन से हैं, और इसमें से वो टास्क कौन से हैं जिनको आप डिनाई भी कर सकते हैं। सो द वन विच इज़ रियली वेरी द क्रिटिकल वन और द अर्जेंट वन, यू सपोज टू परफॉर्म दैट टास्क फर्स्ट। इन द सिमिलर वे आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट बनाएं। यहाँ पे ऑथर एक खातून की एग्जाम्पल भी इस चैप्टर के अंदर प्रेजेंट करती हैं कि जो एक बिजनेस ऑनर थी, एंड all the time the way she was managing his work on the daily basis, उन्होंने अपने हर काम को कैटेगराइज किया हुआ था कि कौन से मेरे मोस्ट अर्जेंट टास्क हैं, मेरे क्रिटिकल टास्क हैं, मेरे माइनर टास्क हैं, और उनकी बेसिस के ऊपर वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही होती थी। और उन्होंने अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए अपने कामों को डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच से पूरे दिन को कैटेगराइज किया हुआ था। अगर आजकल के दौर में इफ़ वी विल कंपेयर व्हाइल लुकिंग दिस एग्जाम्पल, we will be able to getting the clear cut idea कि 90% of us we are not having any time slicing। हमारी कोई
टाइम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं होती। और हमारी ज़िंदगी के अंदर आधे से ज़्यादा जो टाइम होता है हम लोग तो सो के गुजार देते हैं, और एट द एंड जब वही लोग जब प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर आते हैं तो उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस करना क्रिटिकल जो चैलेंज को करना पड़ता है, they unable to manage their time, and that is basically the first point which will moving towards the excellence to non excellence। आपने गुड से अगर ग्रेट होने, तो ग्रेट के सफ़र के अंदर यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। और ऐसे लोग जो एक काम को परफॉर्म करने में जो 2 घंटे में काम होता है वो उसको 8 घंटे में परफॉर्म करते हैं, एंड दिस इज एट द एंड दे विल बी हैविंग द परसेप्शन कि मैंने तो बहुत ज़्यादा काम किया, आई एम ए हार्ड वर्कर। और एट द एंड एक और सेम काम अगर कोई दूसरा कैंडिडेट उसको 2 आवर्स में कर लेता है, तो आप बताइए कि एक हार्ड वर्कर जो है वो बेहतर रहेगा कि एक स्मार्ट वर्कर जो है एज कम्पेयर टू द हार्ड वर्कर वो बेहतर रहेगा। तो जाहिर बात है कि जो पर्सन जो स्मार्ट वर्कर होगा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड लव टू move towards that person in the next level now। but the point is that हम लोग जब तक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जिससे इस बुक के अंदर भी ऑथर ने एक्सप्लेन की है, सो वी विल नॉट बी एबल टू गेट excellent results, or we are not getting the excellence in our personality for moving towards the next level। So what we learned in this chapter कि importance for time management is extremely important। और दुनिया में वही लोग मैंने अभी तक तो जो ऑब्जर्व किया अपने कैरियर में, not able to get success in their lives, who are wasting their time and energy and looking, और बिग बॉस की तरह एक के घर में देखना वो क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, और अपने ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। याद रखिए वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरा है, और अगर आपने अपने काम टाइम को मैनेज नहीं किया, सो ऐसा ना हो कि कल को आपको इस चीज़ का रिपेंट रहे कि काश के मुझे अगर दोबारा इफ़ आई विल बी गेटिंग इन माई यंग एज, आई विल बी स्पेंडिंग माई लाइफ मोर वाइजली। लेकिन याद रखिए इस दुनिया में हर फेज सिर्फ एक ही वक्त आता है, जवानी भी एक ही दफ़ा आती है, बुढ़ापा भी एक ही दफ़ा आता है, और बचपना भी एक ही दफ़ा आता है। सो यूज़ योर टाइम वाइजली। चैप्टर नंबर 3, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, और उनको कैसे क्रिएटिविटी के साथ आपने उसको रिजॉल्व करना है, तख्लीकी सोच कैसे क्रिएट करनी है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ऑथर इज एक्सप्लेनिंग दैट all the times we are discussing about the different problems that I don't have the resources, I born poor, my parents were they are not rich, and all the times you are blaming to other people's now, and you are criticizing the other factors that I am unable to get the jobs, or I am unable to get my great life partner who I was just thinking in my mind, बिकॉज मेरा स्टेटस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मुझे कौन अच्छा रिश्ता देगा, मुझे कौन अच्छी सोसाइटी के अंदर मुझे प्रमोट करेगा। इन द सिमिलर वे मेरे पास रिसोर्सेज देते हैं, सो दैट वाज द रीज़न आई अनएबल टू गेट ए गुड एजुकेशन। सो अगर आप इस माइंडसेट के अंदर रहेंगे, और अगर आप अपने मसाइल के हल के लिए मस्बत और पॉजिटिविटी के स्ट्रैटेजीज़ को सोचेंगे नहीं, तो आप all the times you will be suffering on the disasters। आपकी नेगेटिव थॉट्स ही आपको और ज़्यादा मुश्किलात में लेके चली जाएगी। इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए। नंबर फर्स्ट पॉइंट दैट हाउ यू कैन गेट रिड, अपने मसाइल्स को हल करने के कौन कौन से स्टेजेस हैं। द सेकेंड पॉइंट ऑथर एक्सप्लेनिंग के आपने कैसे क्रिएटिव सोच की टेक्निक्स को डेवलप करना। एंड नंबर थर्ड पॉइंट दैट हाउ यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर ऑल द नेगेटिव थॉट्स, जिसकी वजह से आपके माइंड में मंकी चैट्स चलती हैं, एंड यू अनएबल टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे ऑथर आपको एक एक्सप्लेन करते हैं एक टीम लीड की। राज जो कि एक टीम लीडर था बेसिकली, जो प्रोजेक्ट में पेश आने वाली हर चीज़ को, रुकावटों को बड़े पॉजिटिव वे में देखता था। उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, कभी उसको ह्यूमन रिसोर्सेज के चैलेंजेस आते थे, उसकी टीम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती थी, कुछ टीम मेंबर्स उसके साथ जब भी वो उनके साथ कोई टास्क शेयर करता तो वो बड़ा रूडली प्रेजेंट करते थे, अनएथिकली, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते थे। कुछ एम्प्लॉयज़ उसके टीम के अंदर जो हिस्सा थे
उसमें से वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे थे जो टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं करते थे, और उसकी वजह से उसको ऊपर मैनेजर्स से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता था। लेकिन राज ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। राज ने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने आप को अपनी टीम के साथ बाउंडिंग की फेज के अंदर लेके गया, टीम को एम्पावर्ड किया, टीम के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। अगर हम लोग होते तो हम क्या करते? हम टीम के साथ एक बहुत मिसबिहेव करना शुरू कर देते। उसने टीम के साथ मीटिंग्स की, इनफॉर्मल मीटिंग्स की, टीम को लंच के ऊपर लेके गया, उनके साथ एम्पैथी, उनके साथ कंपैशन डेवलप किया, और उनसे अंडरस्टैंड किया व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे आर फेसिंग नाउ। जब टीम ने उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू किया तो राज को महसूस हुआ कि वो गलत था। अगर वो भी एक ऑटोक्रेटिव माइंडसेट में टीम के ऊपर बहुत सारा गुस्सा करता और उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में अपने आप को प्रेजेंट करता, तो टीम कभी भी शायद उसके साथ बाउंडिंग ना कर पाती। लेकिन उसकी इस एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी को, जो बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है कि आपने अपने आप को कंपैशन में लेके आना है। कंपैशन मीन कि एक पर्सन को जब भी कोई प्रॉब्लम के अंदर हो, आपने उसके साथ एक कोलैबोरेट करना है, कम्युनिकेट करना है, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर अपने रूल्स को इम्पोज करते जाएं। सो ये जो कंपैशन है, एम्पैथी है, हमदर्दी है, ये वाले फैक्टर्स आपको अपनी टीम के क्लोज लेके आती हैं। और जब आपकी टीम के साथ बाउंडिंग होती है, द टीम विल बी स्टार्ट क्रिएटिंग द वैल्यू एज पर द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस। और बहुत ही जल्द जब जाज ने इन सारे चैलेंजेस को, अपनी इन स्ट्रैटेजीज को और अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करके इन स्ट्रैटेजीज को जैसे ही अमल किया, तो आज उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके प्रॉब्लम्स का हल शुरू होने लग गया। और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर उसके मैनेजर्स, डायरेक्टर्स हु वर ब्लेमिंग, हु वर ओवर स्ट्रेसिंग टुवर्ड्स द राज, वो भी आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि दैट राज, यू डिड अ वंडरफुल जॉब, यू आर ए एक्सीलेंट रिसोर्स। द ओनली रीज़न कि उसने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ किया, उसने टीम के साथ बाउंडिंग की, एंड एम्पैथी और कंपैशन, and another thing that to understand and to get rid of all the negative thoughts in his mind, कि अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकाल के एक अच्छा बेटर वर्जन ऑफ देम हिमसेल्फ विल बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ टीम। सो हमें इस चैप्टर से ये लेसन लर्न मिलता है कि अगर आप और मैं भी टीम को मैनेज कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वी नीड टू स्टे कूल एंड काम। We need to first of all invest on ourselves now. We need to learn the new tools, techniques, strategies. जब तक आपका अपना ग्लास भरेगा नहीं, how you will be fulfilling the other person's wisdom. आपका अपना ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपकी wisdom तभी होगी when you will be start learning and targeting so many things in your personality. Either it can be related towards the soft skills, hard skills, or you can learn anything from the people who are the better version of themselves as compared to you. Chapter number 4, मुसलसल सीखने की लगन. The most important thing for moving towards the excellence is chapter के अंदर author was explaining that if you would like to have the passion for learning and development, and you have not only the goals but you are a learning machine, so that element will always be moving towards you and focusing and giving you the excellence in every stage now. और आप हर मैदान में आप जो है you will be prominent. And the only reason that if either you want to move in your relationship, if you are a husband, if you are a wife, or if you are a son or daughter, or if you are a professional, either you are in a CTO positions or whatever the phase of life you are at the moment, but your target is how I will be moving towards the good to great. अपने आप को great कैसे बनाना, excellence की तरफ कैसे लेके आना. So author was explaining के the 3 points in this chapter that you need to continuously have the capability for learning. और जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा ऑथर कहते हैं आप कमाएंगे भी. द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न. मल्टीपल स्किल्स जितनी आपकी होंगी, अगर आपकी एक स्किल्स पे इफ देयर विल बी सम लैक इन ए मार्केट, इफ द अपॉर्चुनिटीज आर नॉट कमिंग इन ए मार्केट इन ए वन स्किल सेट, बट इफ यू आर ए लर्निंग मशीन हु विल बी
फोकसिंग ऑन लर्निंग दी अदर एस्पेक्ट्स, आप एक नॉलेजेबल आदमी होंगे और लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। ऑथर कहते हैं याद रखिए स्कोप फील्ड के अंदर नहीं होता, स्कोप आपके अंदर होता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सेकंड पॉइंट ऑथर एक्सप्लेनिंग कि आपने नई महारतें सीखें और कैसे सीखें। Author is explaining that today area this is something very easy that you can learn from YouTube. You if you don't have the resources, you can enroll the Udemy courses now, आप उधर से promotional courses को free courses में अपने आप को enroll कर सकते हैं। आप networking के थ्रू भी अपने अंदर आप लोगों के साथ connect करें, कोलैबोरेट करें एंड सी दैट हाउ दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें। लेकिन जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ न्यू स्किल्स। एंड द नंबर थर्ड पॉइंट इन दिस चैप्टर ऑथर आल्सो एक्सप्लेन दैट द आपकी जो तरक्की है उसके वसाइल, you know if you don't have the you know the resources now, still you can learn anything in this world while sitting at home। जैसा मैंने आपको अभी YouTube की एग्जांपल दी है, यहाँ पे एक प्रोफेशनल फातिमा की एग्जांपल मैं शेयर करूंगा जो अपनी फील्ड में नई टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। एंड एवरी मंथ शी वाज कंप्लीटिंग ए वन कोर्स रिलेटेड टूवर्ड्स हर फील्ड रिगार्डिंग द मशीन लर्निंग का कोर्स कर लिया, डाटा साइंस का कोर्स कर लिया, पाइथन का कोर्स कर लिया एंड स्टेप बाय स्टेप she was getting the wisdom in her personality, and at the end what will happen when she applied for a job, she easily got her expected dream job now। तो हमें इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि मैं और आप भी अगर अपने अंदर कैपेबिलिटीज फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट की रखेंगे we can get everything whatever we are looking forward। Chapter number 8 is all about, the author is explaining that आपकी जो नेटवर्किंग है, आपका जो रिश्ता साजी और नेटवर्किंग की स्किल्स, योर रिलेशनशिप टुवर्ड्स द अदर पीपल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। द ऑथर इज एक्सप्लेनिंग कि एक्सीलेंस के अंदर आने के लिए आपका जो नेटवर्किंग स्किल्स है वो बहुत इम्प्रूव होना ज़रूरी चाहिए। और ऑथर ने इसमें 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए इस चैप्टर में, नेटवर्किंग के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, नेटवर्किंग को नंबर 2 आप कैसे इम्प्रूव कर सकें, और नंबर 3 ऑथर एक्सप्लेनिंग इन दिस चैप्टर अबाउट द बेनिफिट्स फॉर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ योर नेटवर्किंग स्किल्स नाउ। सो यहाँ पे ऑथर एक उस लड़के की एग्जांपल जिसका नाम उस्मान है, ही इज़ ट्राइंग टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, जो मुख्तलिफ शोबों में अपने अंदर लोगों के जो थे माहिरीन से मुलाकात करता था, उनके तजर्बात से सीखते थे और हर एक के साथ कोलैबोरेट करना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी, इवेंट्स को अटेंड करना, और इसके लिए मुख्तलिफ शहरों का ट्रैवल करना, न्यू जर्सी से हो, चाहे वो शिकागो में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो। ही वॉज traveling around the different cities and trying to get the knowledge as much as he can with the help of these successful entrepreneurs। और एट दी एंड उसका एक नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया और इसी नेटवर्क की बेसिस के ऊपर आने वाले 1 साल के अंदर उसने अपने लिए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ उसको क्रिएट होती रही। और वही एंटरप्रेन्योर्स हु वाज लुकिंग द पैशन, हु वाज लुकिंग द एनर्जी इन उस्मान, ही वाज एबल टू मेकिंग ए प्रोग्रेस वेरी अग्रेसिवली, और वो अपने कारोबार में तेज़ी के साथ आगे बढ़ता रहा और बहुत ही जल्द एक मल्टी मिलियनर के तौर पे अपने आप को एक कामयाब एंटरप्रेन्योर पे प्रेजेंट किया नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर। तो हमें इस चैप्टर के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू कंसंट्रेट इज दैट द पावर ऑफ नेटवर्किंग, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस फैक्टर नाउ। अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सो वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग दी नेटवर्क्स नाउ। और एक ही अगर आप शेल के अंदर बैठे रहेंगे और आप अगर ये फील करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के साथ मिलने की, तो याद रखिए अगर आपके पास सोने बनाने का विजडम भी हो, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव द आर्ट फॉर डीलिंग द पीपल, नेटवर्किंग और मार्केटिंग की स्किल्स नहीं होंगी, तो कभी भी आप अपने किसी भी कारोबार को नेक्स्ट लेवल के ऊपर नहीं लेके जा सकते। चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट फॉर योर इंटरनल हेल्थ। आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी कैपेबिलिटीज़ को अगर आप ख्याल रखेंगे, सो ऑथर वाज एक्सप्लेनिंग दैट सेहत है तो सब कुछ है, और आपकी बॉडी जब एक कंप्लीट एक शेप के अंदर होगी, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज ए गुड पर्सनैलिटी, इन आपका एक जिस्म तंदुरुस्त होगा, आपका माइंड जो होगा
फुलफिल होगा। सो आप किसी का भी चैलेंजेस का मुकाबला बहुत ही ईजीनेस के साथ कर सकते हैं। और थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन ऑथर एक्सप्लेनिंग इन दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कि आपने जो अपनी सेहतमंद जिंदगी के असूल कौन कौन से हैं। नंबर सेकंड, ऑथर इज एक्सप्लेनिंग दैट आपने ज़हनी सुकून किन तरीकों के साथ हासिल करने हैं। नंबर थर्ड, आपने वर्जिश और खुराक की अहमियत के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी है। सो स्टेप बाय स्टेप इसमें एक्सप्लेन किया ऑथर ने। मीना बेसिकली शी वाज हैविंग द प्रैक्टिस फॉर डूइंग द डेली एक्सरसाइजेस, और वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। एंड डेली बेसिस शी वाज हैविंग द माइंडसेट फॉर डूइंग द मुराकबा, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। और इनकी इन्हीं आदत की वजह से उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ ऑफ हर बॉडी उनकी डेवलप होना शुरू हुई। एंड शी was performing her task on the daily basis very easily, effectively, and everyone would love to talk to her now. The reason is that she was having a good diet. उन्होंने अपनी टाइम स्लाइसिंग के थ्रू की थी। मॉर्निंग में क्या खाना है, सैलड्स खाना है। ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी लेना है। नंबर सेकंड, जो आपका जो लंच टाइम होता है उसके अंदर फूड सैलड्स वगैरह का ख़ास तौर पे ख्याल रखती थी वो। शी वाज टेकिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग द जंक फूड से अवॉइड करती थी। एंड इन द सिमिलर वे अपनी माइंड को मेडिटेशन के थ्रू किस तरीके से कूल एंड काम डेवलप करना है। एंड बीइंग एज ए मुस्लिम हियर दैट our meditation is to offer prayers 5 times. If we are not offering prayer 5 times, तो हमें how we mentally strong ourselves, हमारे अंदर कैसे सुकून होगा। गोरे की बुक्स के अंदर तो हमें ये चीज़ मिलने को मिलती है कि आपने मेडिटेशन करनी है, आप किसी पहाड़ों पे चले जाए। बट आवर फुलफिलमेंट ऑफ आवर माइंड इज़ ऑल अबाउट फॉर ऑफरिंग 5 टाइम प्रेयर्स। कुरान पाक को पढ़ें, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करें, और वर्जिश और खुराक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग इन दिस चैप्टर नाउ। चैप्टर नंबर 7, flexibility and adaptability. These two things author saying कि if you have a plan for moving towards the excellence, और हर बेटर पोजीशन के लिए, टॉप पोजीशंस के लिए अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं आप सीटीओ के लेवल के ऊपर जाएं, आप डिपार्टमेंट हेड की पोजीशंस के ऊपर जाएं, सो आपके अंदर डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितनी पेन लेते हैं। अगर आप एक कोने में जाके ऑफिस में बैठे रहते हैं एंड इफ़ यू आर हैविंग द परसेप्शन दैट मिरेकल विल कम एंड यू आर नॉट हैविंग द माइंडसेट फॉर कोलैबोरेटिंग विद अदर पीपल, सो कैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको इतने क्रिटिकल रोल के अंदर आपको लेके जा सकती हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी के एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी से होने वाली आपको क्या क्या जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, और आपकी जो फ्लेक्सिबल जो सोच है उसकी बेसिकली आपको क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने एक्सप्लेन किए हैं। अजीज़ा बेसिकली शी वाज हैविंग ए बैंक, एक कंपनी में मैनेजर हैं। इस बुक में उनकी एक प्रैक्टिस को एक्सप्लेन किया है, जो कंपनी की नई पॉलिसियाँ बेसिकली इंट्रोड्यूस कराती थी, नए नए प्रोसेसेस को, जहाँ पे उनको गैप फील होता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम इसमें ये वाला प्रोसेस इंक्लूड कर लें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। अगर एक कस्टमर हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहा है कि हम मुझे क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो इस चीज़ को प्रोएक्टिवली अगर हम 2 रिसोर्सेज को यहाँ पे सेट करते हैं एंड देयर मेन जॉब विल ओनली टू इंश्योर कि बिफोर डिलीवरिंग समथिंग टूवर्ड्स द कस्टमर हम उसकी क्वालिटी को पहले से प्रोएक्टिवली इंश्योर करके एंड देन वी कैन प्रोवाइड फॉर द शिपमेंट नाउ। और इन्हीं आइडियाज़ की बेसिस के ऊपर शुरू में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि ये तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी जिस तरह मैनेजमेंट में होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनके हेड्स ने उनकी स्ट्रेटजीज़ को अंडरस्टैंड किया, उनकी पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड किया, सो दे रियलाइज दैट शी इज़ द वन हु इज़ आवर फ्यूचर मैनेजर। और कंपनी ने उनकी इन्हीं प्रैक्टिसेस को देख के उनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रमोट किया एंड नाउ शी इज़ वर्किंग एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। इस एग्जांपल से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी और लर्निंग माइंडसेट एंड प्लस नई नई चीज़ें जो इंडस्ट्री के अंदर आ रही हैं, अगर आप अपनी वैल्यू एडिशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समथिंग डिफरेंट नहीं करेंगे और एक ही तरह का काम करेंगे, हाउ द कंपनी
वुड लाइक टू प्रमोट यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। और फिर हम लोग ये फील करते हैं कि मेरे तो नसीब ही जो नहीं थे, और या वाई याला, मैं इस सारे प्रॉब्लम्स के लिए मैं ही रह गया था। मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, लेकिन मेहनत वही इंसान करता है अच्छे तरीके से जिसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, दीज 2 पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 8, ऑथर एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट दैट आपको अपने बारे में खुद आगाही हो और ज़ाती तरक्की का आपके अंदर शौक हो। इफ़ यू ऑल द टाइम्स ऑथर सेइंग इन दिस चैप्टर दैट अपनी आपको स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए, and you must know about how you need to move towards the next level। and author explaining कि आपको अपनी खुद शनासी की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, आपको अपनी ज़ाती तरक्की, like where you were 5 years back, where you are currently standing and where you will be after 5 years। तो अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और आप माजी में क्या थे और आगे क्या बनने वाले हैं, सो आखिर में ऑर्थर कहते हैं यू विल नॉट बी बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और अपने आप को स्ट्रेंथ अप नहीं कर सकते अगर आप चाहते हैं। जिसमें ऑथर ने यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम हसन था, उसका वो अपना सेल्फ एनालिसिस किया करता था और वो वक्त की पाबंदी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। सो उसने बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की बुक्स को पढ़ना शुरू किया और रोज़ाना का शेड्यूल बनाना सीखा कि मैं कैसे अपने टाइम को बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकता हूँ, अपने आप को, अपने टाइम को इम्प्रूव करके। मैं अपनी जॉगिंग भी करना चाहता हूँ, मैं अपनी जो है वो मेडिटेशन भी करना चाहता हूँ, एंड प्लस आई वुड ऑल्सो बिकमिंग ए गुड पर्सन इन माई ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं इफेक्टिवली अपने टाइम के ऊपर अपने काम को करूँ, अपनी फैमिली के ऊपर टाइम स्पेंड करूँ। और इसी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को वो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था डेली बेसिस के ऊपर, और उसका एट द एंड उसकी ये रंग लाई उसकी मेहनत के, ही इज़ मैनेजिंग ऑल हिज डेली टास्क, अपनी फैमिली को भी टाइम देना उसने शुरू कर दिया, अपने टाइम के अंदर प्रोडक्टिविटी भी उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड ड्यू टू ओनली द वन थिंग कि उसने अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड किया और उसके ऊपर काम करके उस इम्प्रूवमेंट एरियाज को कन्वर्ट करती है अपनी स्ट्रेंथ के अंदर। सो हमें भी ये चाहिए दैट वी नीड टू आल्सो मैनेजिंग आवर सेल्फ, और अपने बारे में जानें, अपनी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको इमोशनली इनस्टेबल हैं या आपको कोई किसी के साथ बात करने में हेजिटेट करते हैं, सो वी नीड टू invest our time and energy for removing those weaknesses towards the strength। Chapter number 9, बेहतर कम्युनिकेशन के स्किल्स को सीखना। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए। अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, आप अगर स्टूडेंट भी है तो आप बेस्ट स्टूडेंट भी आपको उसी वक्त बन सकते हैं, या बेस्ट हस्बैंड भी अगर आपको सुनने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो, आपको अपने वासिया और मौसर बातचीत करने का अंदाज हो, और आपको यू नीड टू मेक श्योर कि अपनी हद से ज़्यादा बोलना और हद से ज़्यादा जो है गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर फीडबैक शेयर करना। ऑथर सेइंग दैट दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे ऑथर एक नादिया जो कि एक सेल्स मैनेजर थी, अपनी टीम के साथ एक बड़े अच्छे तरीके से बातचीत किया करती थी। उनकी एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रही हैं कि वो अपनी जो क्लाइंट्स थे वो उनको टाइमली उनकी बातों को, कंप्लेंट को अंडरस्टैंड करती। जब भी क्लाइंट उनको कॉल करते और बैड वर्ड्स अगर यूज़ करते तो शी विल बी लिसनिंग देयर ऑल द क्यूरीज वेरी कूल एंड काम एंड अंडरस्टैंड देयर मेन प्रॉब्लम्स, एंड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग she was treating like very softly, very politely, and understand and passing the feedback. Okay, I will come back to you and we will overcome your complaint. I would like to say sorry at the moment you were having a problem due to us. And I really apologize this thing, and we will make sure that such kind of things will never happen again। इस तरह की कम्युनिकेशन करने से जो क्लाइंट्स होते थे वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और अगर हम भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते तो याद रखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट कि पुट योर फीट इन अदर पर्सन शूज, यू विल फील द पेन व्हाट द अदर पर्सन इज फेसिंग राइट नाउ। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव द कैपेबिलिटी फॉर बेटर कम्युनिकेशन।
चैप्टर नंबर 10 इज ऑल अबाउट लीडरशिप्स क्वालिटीज़ के बारे में। ऑथर बताती हैं कि अगर आप नेक्स्ट लेवल पे एक्सीलेंस में जाना चाह रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। अब एक पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी में ऑथर बताती हैं कि अगर इफ़ यू डोंट हैव द कैपेबिलिटीज़ फॉर लीडरशिप एंड आपको लीडरशिप की अगर प्रिंसिपल्स का नहीं पता, लीडरशिप मैनेजमेंट की टेक्निक्स का नहीं पता, और लीडरशिप को बेहतर तौर पे फैसले कैसे करते हैं टफ सिचुएशंस के अंदर, ये सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए। लीडरशिप के प्रिंसिपल्स ऑथर बताती हैं कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर वक्त एक ही हैट को वियर नहीं करना। यानी अगर आप ऑटोक्रेटिव माइंडसेट में है तो ये नहीं है आप अगले पूरा साल ऑटोक्रेटिव माइंडसेट के अंदर ही रहे और लोगों पे हुक्म चलाते रहे। समटाइम्स ऑथर एक्सप्लेन दैट यू नीड टू बी अ वेरी कोऑपरेटिव, यू नीड टू बी समटाइम्स अग्रेसिव। समटाइम्स एक मैनेजमेंट का असूल है जिसे हम कहते हैं हिट एंड कैरेट। हिट मीन्स दैट व्हेन योर टीम इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, वहाँ पे आप उनको स्ट्रिक्टली उनको आप हिट करें। हिट मीन्स फिजिकली हिट नहीं, उनको आप फीडबैक शेयर करें, क्रिटिसाइज करें। एंड व्हेन योर टीम दे विल बी परफॉर्मिंग वेल, वहाँ पे आप उनको रिवॉर्ड दें, इंसेंटिव्स दें, इनकरेज करें। एंड इन द सिमिलर वे ऑथर एक्सप्लेनिंग यहाँ पे एक एग्जांपल भी शेयर किया कि अली एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो अपनी टीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज करते थे, एनर्जी के साथ उनको आगे बूस्ट अप करते, उनको हरकत में रखते थे और उनको वाज़ेह तौर पे इंस्ट्रक्शंस देते थे व्हाट दे सपोज्ड टू डू नाउ। और उनकी इसी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम और वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर वीपी, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर लेवल के ऊपर पहुंचे। अगर आपने भी अपनी कैपेबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग द लीडरशिप क्वालिटीज़ को नहीं किया तो आप कभी भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, चाहे आप अपने प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे आप अपनी सोशल लाइफ के अंदर हो। चैप्टर नंबर 11 इज़ ऑल अबाउट कि आपको चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, मसनूई ज़हानत एआई को सीखें, एआई के अंदर क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। एआई के अंदर आप कैसे अपने काम को यूटिलाइज करके एआई की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को करके आप कैसे कैसे अपने करंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको 10 लोगों की ज़रूरत है, आप एआई के चैटबॉट्स लगा के वो एक ही काम के थ्रू आप 10 लोगों का काम करवा सकते हैं। यहाँ पे ऑथर कामरान की एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं कि जो एक डिजिटल मार्केटर है जो एआई के टूल्स को यूज़ करके उन्होंने अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजाइज की अपनी कंपनी में, और किस तरीके से वो सारी एआई की प्रैक्टिसेस को यूज़ करके उन्होंने अपने बजट को सेव किया और अपनी एक्सपेक्टेड ऑडियंसेस के पास वो बड़ी इजीली उनको पिच करके सेल्स को इंक्रीज किया, ओनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ द मशीन लर्निंग एंड एआई। तो हमें भी चाहिए कि आने वाला जो दौर है, ऑथर इज एक्सप्लेनिंग दैट इट्स ऑल अबाउट द एक्सीलेंस, इट्स ऑल अबाउट द स्मार्ट वर्क नॉट द हार्ड वर्क। तो अगर आप भी इस चीज़ को, एआई को सीखेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो आप कभी भी एक्सीलेंस के ऊपर नहीं जा सकते। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं कि जो हैव द कैपेबिलिटी फॉर इनोवेशन, रिसर्च, R&D, जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। चैप्टर नंबर 12 इज़ ऑल अबाउट फॉर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट और अपनी जो कामयाबी है उसको स्ट्रेटेजाइज करना। कॉन्टीन्यूस आपने अपनी सोच को आपने आगे बढ़ाना है पॉजिटिविटी के साथ, नए नए वेंचर्स को छूने की आपके अंदर एक तहरीक होनी चाहिए। एंड 3 पॉइंट्स ऑथर एक्सप्लेनिंग इन दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कि मुसलसल बेहतरी के असूल के हैं, और नंबर 2 कामयाबी की हिकमत अमलियों को आपने कैसे तश्कील देना है, और आपने हाउ यू कैन बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे सुमेरा जो हर माह अपनी पेशा वराना महारतों का जायज़ा लेती थी, शी वाज एक्सप्लेनिंग हर एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर, और कैसे उन्होंने नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती थी और इनकी मुसलसल कोशिशों की वजह से she got the tremendous amount of recognition in her industry, और उनकी मेहनत रंग लाई। तो आप और मैं भी अगर कॉन्टीन्यूस अपने अंदर अपने पैशन और गोल्स और प्लस अपनी सेल्फ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ की प्रैक्टिसेस को जब तक टारगेट नहीं करेंगे तब तक हम एक्सेलेंस की तरफ नहीं जा सकते। और ये किताब बेसिकली एट द एंड आई वुड लाइक टू से इट्स रियली टचिंग माय हार्ट कि जो भी फ़र्द इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बी एक्सीलेंट एंड एनीथिंग हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं। और सिर्फ इस बुक की जो आपको स्ट्रेटजीज़ और इनकी पॉलिसीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की चैप्टर बाय
बट आप लोगों को चाहिए कि आप इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसको एग्जीक्यूट करें, और आप इन सारे पॉइंट से जानिए कि एक आदमी आला मुकाम पे कैसे जा सकता है, चाहे वो अपनी सोशल लाइफ में हो, चाहे वो कारोबारी लाइफ में हो, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो। और वो सिर्फ है कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अपने जज्बात को काबू करना, अपने अंदर नई इनोवेशन को क्रिएट करना, और अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, नेटवर्किंग करना। दीज आर ऑल द थिंग्स कि ये किताब आपके लिए एक बहुत ज़्यादा कीमती असासा साबित होगी। यू मस्ट बाय दिस book as well. I hope that this book review session will help you for becoming a better version of yourself. Thank you for watching this book summary, and looking forward to see you in another book summary session.